नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बोला तीखा हमला। कहा ऑपरेशन सिंदूर को बनाया जा रहा है राजनीतिक हथियार। खबर में आगे जिक्र होगा कि देश में बढ़ रहा है कोरोना वायरस, नए वेरिएंट से बढ़ी चिंता। स्वास्थ्य विभाग ने कहा घबराएं नहीं, सतर्क रहें। खबर में आगे आपको बताएंगे कि राजनीतिक कूटनीतिक विफलता छिपाने के लिए सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है सरकार। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। आगे आपको बताएंगे कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी के पीछे छिपी है स्याह सच्चाई। खड़गे बोले हर क्षेत्र को तबाह करने में जुटी है नकारा सरकार। और आगे आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे की तारीख फाइनल। लालू तेजस्वी तैयार, कांग्रेस दिल्ली से करेगी डील। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर को बनाया जा रहा राजनीतिक हथियार। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बोला तीखा हमला। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। ममता ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम का इस्तेमाल आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ था, लेकिन इसका नामकरण पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है। केंद्र सरकार सांस्कृतिक प्रतीकों को हथियार बनाकर भावनात्मक मुद्दे फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने रैली में क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिम बंगाल में पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सिंदूर को बंगाल की संस्कृति और आस्था से जुड़ा बताया। और उन्होंने सिंदूर खेला का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि यह बंगाली परंपरा में माँ दुर्गा की विदाई के समय महिलाओं के गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। ममता बनर्जी ने जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी द्वारा बंगाल पर की गई आलोचना पर भी गहरी नाराजगी जताई और कहा कि जब भारत का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ समर्थन जुटा रहा है, तब प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में बढ़ रहा है कोरोना वायरस, नए वेरिएंट से बढ़ गई चिंता। स्वास्थ्य विभाग ने कहा घबराएं नहीं, सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस बार संक्रमण की लहर में 4 नए वेरिएंट सामने आए हैं, जो सभी ओमिक्रॉन फैमिली से संबंधित हैं। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर, यूपी, हरियाणा, पंजाब और केरल में मामलों में तेजी देखी जा रही है। गुरुवार सुबह तक देश के सक्रिय मामलों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है, जबकि संक्रमण के कारण अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 86 नए मामले सामने आए हैं और वहीं पश्चिम बंगाल में 5 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली और राजस्थान में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और इसको देखते हुए कई राज्य सरकारों ने अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। केरल में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केरल में सबसे अधिक सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं और इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का स्थान आता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजनीतिक कूटनीतिक विफलता छिपाने के लिए सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है सरकार। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता छिपाने के लिए सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। पार्टी प्रवक्ता रागिनी नायक ने कुछ खबरों का हवाला देते हुए ये दावा भी किया कि बीजेपी के लोग ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में घर घर सिंदूर बांटने वाले हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि रागिनी ने संवाददाताओं से कहा कि ये बेहद शर्म की बात है कि अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। सेना के पराक्रम और बहादुरी का श्रेय बटोरने के लिए मोदी सरकार और कितना नीचे गिरेगी। उन्होंने दावा किया कि जब देश के हर जिले, हर नुक्कड़ पर ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े पोस्टर लगाकर और सेना की वर्दी में स्वांग रचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन नहीं भरा, तो अब बीजेपी ने घोषणा की है कि वो घर घर जाकर सिंदूर बांटेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी के पीछे छिपी है स्याह सच्चाई। खड़गे बोले हर क्षेत्र को तबाह करने में जुटी है नकारा सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सवाल यह है कि सरकार के दावे में कितना दम और सच्चाई है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि सरकार आखिर ये ढिंढोरा क्यों पीट रही है। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मोदी सरकार को अपनी घोर विफलताओं को छिपाने के लिए अर्थव्यवस्था पर झूठ फैलाने की आदत हो गई है। वर्षों से लगातार ये नकारा सरकार अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को तबाह करने में जुटी है। सच यहाँ है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जो वीडियो शेयर किया उसमें बताया गया है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कैसे नाकाम रही और इन नाकामियों को कैसे अब छिपा रही है।
वीडियो में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अलग अलग खबरों में छपी रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। वीडियो में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करने के बाद भारत को दुनिया चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर मोदी सरकार झूठा ढिंढोरा पीट रही है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू का रिपोर्ट की हवाला देते हुए बताया गया है कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था साल 2011 में ही बन गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे की तारीख फाइनल, लालू तेजस्वी तैयार, कांग्रेस दिल्ली से करेगी डील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक सक्रिय हो गया है। जिस तरह एनडीए की ओर से बिहार को टारगेट किया गया है, उस हिसाब से इंडिया ब्लॉक में हलचल होना तय है। पीएम मोदी लगातार बिहार पर फोकस कर रहे हैं, 2 दिवसीय बिहार दौरे पर भी हैं। और उधर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन ब्लॉक के घटक दल अगले महीने ब्लॉक स्तरीय समन्वय समितियों का गठन करने के बाद सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के बाद भोपाल में राहुल गांधी का दौरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी के भोपाल आगमन की तारीख फाइनल हो गई है। 3 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भोपाल आएंगे और उनके कार्यक्रम का नाम संगठन सृजन कार्यक्रम तय किया गया है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी एआईसीसी ऑब्जर्वर को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति और सभी जिला अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। संगठन सृजन अभियान की औपचारिक शुरुआत राहुल गांधी द्वारा की जाएगी। बता दें कि बीते दिनों एआईसीसी ने एमपी में संगठन सृजन अभियान के लिए 50 ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि संगठन सृजन शुभारंभ अब वो बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन के नव सृजन की आधारशिला रखेंगे। आगामी 3 जून 2025 को भोपाल में एआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति तथा सभी जिला अध्यक्षों के साथ संवाद कर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। ये आयोजन संगठनात्मक पुनर्गठन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा जो आगामी समय में पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपराष्ट्रपति की किसान संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी दोस्तों, कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के किसानों से संबंधित एक बयान को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि धनखड़ जब भी किसानों से जुड़ी चिंताओं को उठाते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति की किसान संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने माई बहन मान योजना का किया शुभारंभ, महिलाओं को सशक्त बनाने का लिया संकल्प। जी हाँ दोस्तों, कटिहार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव एवं महिला जिलाध्यक्ष आम्रपाली यादव द्वारा संयुक्त रूप से कांग्रेस कार्यालय में माई बहन मान योजना लॉन्च किया, जिसमें दर्जनों की संख्या में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला शामिल हुई। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि बिहार में करीब 5.36 करोड़ महिलाएं हैं। कांग्रेस नेतृत्व को भरोसा है कि हर महिला को सशक्त बनाने की इस महत्वपूर्ण योजना को घर घर ले जाने से बड़ी संख्या में आधी आबादी कांग्रेस के साथ जुड़ेगी। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस योजना से महिलाओं को जोड़ने के साथ ये भी बताएंगे कि बिहार की वर्तमान सरकार ने किस प्रकार महिलाओं को मूलभूत अवसरों और सुविधाओं से वंचित रखा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और बहनों को माई बहन मान योजना से जुड़ी जानकारी दिया गया। इस योजना के तहत कांग्रेस पार्टी महागठबंधन शासित राज्य में माई बहन मान योजना का शुभारंभ किया है। आने वाले विधानसभा में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में भी माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, जिसके लिए योजना के लॉन्चिंग के साथ महिलाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के हमले पर ममता ने दी चुनौती, का हिम्मत है तो चुनाव में उतरें, चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में आयोजित एक रैली में विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके कुछ ही देर बाद सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए उन्हें खुली चुनौती दे दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में हिम्मत है तो चुनाव में उतरें, हम तैयार हैं और बंगाल आपकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसे सुनकर हम न केवल स्तब्ध हैं बल्कि बहुत दुखी भी हैं। जब विपक्ष देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनकी मौजूदगी में उनके मंत्री ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो
चुनाव में उतरें, हम तैयार हैं और बंगाल आपकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी पार्टी और विपक्ष के स्टैंड पर टीएमसी प्रमुख ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी भी विदेश गए प्रतिनिधिमंडल में हैं और वो हर दिन आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का इंटरनल सर्वे चौंकाने वाला, टॉप स्ट्राइक रेट मिशन में फंसे एमएलए, कई नेता होंगे आउट। जी हाँ दोस्तों, बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सभी 243 सीटों पर एक इंटरनल सर्वे किया है। इस सर्वे के आधार पर पार्टी ने फैसला लिया है कि जिन वर्तमान विधायकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है उनका टिकट काटा जाएगा, यानी जिन विधायकों का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है उनका तो टिकट कटना तय ही है। भाजपा ने सर्वे के जरिए विधायकों के प्रदर्शन का आकलन किया। इनमें से जिन विधायकों का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया उन्हें टिकट न देने की सिफारिश की गई है। पार्टी ने उन विधायकों को भी चिन्हित किया है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं लेकिन जमीनी स्तर पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ऐसे विधायकों को भी इस बार टिकट नहीं देने का प्लान है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका, 2 कद्दावर नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू के सकरा से पूर्व विधायक रहे सुरेश चंचल और हाजी परवेज सिद्दीकी ने बुधवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। मिलन समारोह में पूर्व विधायक सुरेश चंचल ने कहा कि राहुल गांधी के काम और विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। हाजी परवेज ने कहा कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने हाईजैक कर दिया है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार और भाजपा दोनों का सिद्धांत एक जैसा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राजेश कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में आए थे और सामाजिक न्याय के साथ अन्याय कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने वक्फ बिल को लेकर भाजपा का समर्थन किया और भाजपा जिस तरीके से बिल लेकर आई इसके कारण एनडीए से लोगों का मोह भंग हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे पर सवाल उठाते हुए कई सवाल दागे और कहा कि कुछ साल पहले बिहार को लाखों करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई थी और उस पैकेज का क्या हुआ। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में लगातार विधि व्यवस्था खराब हो रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, एनडीए शासन आखिर क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्या भाजपा नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने का फ़ायदा उठाना चाहती है। कार्यक्रम में मदन मोहन झा, ब्रजेश मुनन समेत पार्टी के अन्य नेता भी उपस्थित रहे। मिलन समारोह में राजेश कुमार मिश्रा, परवेज सिद्दीकी, मोहम्मद एहसानुल्लाह, रामचंद्र राय समेत कई सारे नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पटना आ रहे हैं। उनकी यात्रा के पूर्व कांग्रेस ने उनसे 5 सवाल पूछे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि मोदी जी चुनाव के दौरान सिर्फ झूठे वादे करने आते हैं। उन्होंने पीएम मोदी से 5 सवाल पूछे और उनसे जवाब की अपेक्षा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उद्धव ठाकरे के सामना ने शाह को माना देश का सबसे कमज़ोर गृह मंत्री। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच सियासी तकरार कम होने की उम्मीद ना के बराबर है। ऐसा इसलिए कि अब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का अखबार सामना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा महाराष्ट्र में हिंदू सम्राट बाला साहेब पर दिए गए बयान को लेकर उन पर हमला बोला है। सामना ने अपने संपादकीय में कहा कि अमित शाह भ्रम में न रहें, आज बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो पीएम मोदी से बात कर शाह का इस्तीफा मांग लेते। इतना ही नहीं, सामना ने दावा किया कि अमित शाह देश के अब तक के सबसे कमज़ोर गृह मंत्री हैं और उनके कार्यकाल में भारत में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पहले से ज़्यादा खराब हुई है। शिवसेना यूबीटी का मुखपत्र सामना ने अमित शाह को लेकर कहा है कि वो गुजरात में मोदी के हस्तक के तौर पर काम करते थे और साल 2014 में जब मोदी का दिल्ली में आगमन हुआ तो शाह वही भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर निभाने लगे। दिल्ली में बैठकर अमित शाह शांत बहुत दिखाते हैं, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद से उनका वो शान फुस हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी 26 हिंदू महिलाओं के माथे का सिंदूर पोंछकर ऐसा फरार हो गए कि आज तक उनका पता नहीं चला। अमित शाह को भी नहीं पता कि आतंकी कहाँ गए। क्या ये आतंकी हवा में गायब हो गए, ज़मीन में समा गए या बीजेपी में शामिल हो गए, इसका खुलासा शाह ने अभी तक नहीं किया है। वहीं अमित शाह महाराष्ट्र में आकर हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह ने महाराष्ट्र में कहा था कि अगर बाला साहेब आज होते तो प्रधानमंत्री मोदी को गले से लगा रहे थे। शाह का ऐसा कहना बाला साहेब ठाकरे का अपमान है। इसके जवाब में सामना ने कहा कि ये शाह का भ्रम है। अगर बाला साहेब आज होते तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह पर 26 महिलाओं के माथे से सिंदूर पोंछने का आरोप लगाकर उनका इस्तीफा मांग लेते। सीधे प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करके वो उन्हें कड़ी फटकार लगाते और उनसे कहते कि 26 महिलाओं को सिंदूर मिटना गृह विभाग की निष्क्रियता और लापरवाही है और ऐसे असफल गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त करो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सीपीआई सांसद जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाएंगे
महाभियोग प्रस्ताव समर्थन मांगते हुए सभी दलों को पत्र लिखा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने में उनका समर्थन मांगा है। दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के आवास से जली हुई नकदी मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच समिति ने उन्हें आरोपित किया है। सीपीआई के संसदीय दल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार सांसद पी संतोष कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। कुमार ने अपने पत्र में कहा, यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये न केवल जनता के साथ घोर विश्वासघात है बल्कि हमारी न्यायिक संस्थाओं की निष्ठा पर भी गंभीर आघात है। सांसद पी संतोष कुमार ने सभी दलों से दलीय भावना से ऊपर उठकर भारत की न्यायपालिका की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने न्यायपालिका को अधिक जवाबदेह, समावेशी और समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी राजनीतिक संवाद का भी आह्वान किया। सीपीआई सांसद कुमार ने कहा कि न्यायपालिका अपनी नियुक्तियों में अभी भी अपारदर्शी बनी हुई है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति जस्टिस वर्मा के आवास से जली हुई नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने उन्हें आरोपित किया है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने खुद को निर्दोष बताया है और अपने आवास में आग लगने के बाद मिली नकदी से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यात्री कारों की बिक्री में भारी गिरावट, जयराम रमेश बोले, यह भारतीय उद्योग जगत और अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि यात्री कारों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक खबर साझा की जिसमें कहा गया है कि 2018-19 में कुल वाहनों की बिक्री में यात्री कारों की हिस्सेदारी 65% थी, जो अब घटकर मात्र 31% रह गई है। रमेश ने खबर साझा करते हुए लिखा कि भारतीय उद्योग जगत एक बार फिर खतरे की घंटी बजा रहा है। इस बार वजह मोटर वाहन बिक्री में गिरावट है। 2018-19 में कुल वाहनों की बिक्री में यात्री कारों की हिस्सेदारी 65% थी, अब यह घटकर मात्र 31% रह गई है। वहीं एसयूवी और बहुउद्देशीय वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 65% हो गई है। उन्होंने लिखा कि कारों की बिक्री को लंबे समय से भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत का संकेतक माना जाता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इस संबंध में विच्छेद आया है। मध्यम दर से बढ़ रही जीडीपी के बावजूद कार बिक्री में बहुत कम वृद्धि हो रही है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि खरीदार अब नई कारों की जगह सेकेंड हैंड कार बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। मोटर वाहन निर्माता अब घरेलू बाजार के बजाय निर्यात बाजारों को ध्यान में रखकर उत्पादन कर रहे हैं। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिद्धू मूसेवाले के पिता ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा मेरे बेटे को नहीं मिला इंसाफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला की बरसी से पहले पिता बलकौर सिंह ने बड़ा ऐलान किया। बलकौर सिंह ने ऐलान किया कि वो साल 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पंजाब कांग्रेस ने बुधवार को एक्स पर इसकी जानकारी दी। पंजाब के मानसा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के नेतृत्व में मंगलवार को संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पति ने भी शिरकत की और ऐलान किया कि वो अपने बेटे के इंसाफ दिलाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब तक उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिल पाया है। बलकौर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज संविधान को बचाने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब और देश भर में दिन दिहाड़े लोगों के कत्ल हो रहे हैं और उनके बेटे शुभदीप सिंह और सिद्धू मूसेवाला की भी दिन दिहाड़े मानसा में हत्या कर दी गई, मगर साजिशकर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसीलिए मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या गौरव गोगोई बनाम हिमंत विश्व शर्मा कांग्रेस के लिए बनेगा असम में चुनावी तुरुप का इक्का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि असम में 2026 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज होती जा रही हैं। एक और राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा और उसके तेज तर्रार मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने एक नए दाव के तहत लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंप दी है। इसके साथ ही अब साफ हो गया है कि आगामी चुनाव में मुकाबला शर्मा बनाम गोगोई के फ्रेम में ढलता नजर आ रहा है। बीते कुछ महीनों में मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच राजनीतिक बयानबाजी तीखी होती गई है। शर्मा ने गोगोई पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिनमें पाकिस्तान यात्रा और उनकी पत्नी के आईएसआई से कथित संबंध जैसे विवादास्पद दावे भी शामिल हैं। शर्मा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान यात्रा के बाद गोगोई ने संसद में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाए। हालांकि अब तक मुख्यमंत्री इन आरोपों के पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। गौरव गोगोई ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उससे ये स्पष्ट है कि पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दिए जाने पर बजरंग पुनिया ने उठाए सवाल, कहा सरकार को अपना वोट प्यारा है। जी हां दोस्तों, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो मामले में क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठाया है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो हटाकर क्लीन चिट देने के सवाल पर बजरंग ने कहा कि पॉक्सो अगर लग रहा था तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज़, सरकार ने पहले ही सपोर्ट करके वो हटवा दिया था, कैसे चलने नहीं दिया था, और उसके खिलाफ नाबालिग लड़की के एक बार अपने बयान दे रखे हैं, तो कोर्ट किस बयान को मानती है। बजरंग ने कहा कि दबाव उन 6 लड़कियों पर भी है जो केस अभी चल रहा है, और दबाव पॉक्सो वाली लड़की पर भी दिया था, तभी वो पीछे हट गई, नहीं तो वो बयान ही नहीं देती। सरकार उसका सपोर्ट कर रही है, हमेशा बच्चों को डरा धमका कर पीछे हटाने का काम किया जा